नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का साधना आईएएस के इस ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम में। मैं अरविंद मिश्रा आपका अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज हिंदी दिवस है और इस अवसर पर आज की क्लास समर्पित है उत्तर प्रदेश मुख्य परीक्षा दे रहे उन सभी अभ्यर्थियों को जो कंपलसरी हिंदी या सामान्य हिंदी को लेकर के कई चुनौतियों का सामना करते हैं। यूपीपीसीएस की परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में, ऐसे तो पीटी में भी व्याकरण के कई पहलू हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा में कई ऐसे टॉपिक हैं। यदि देखा जाए तो पल्लवन, निबंध, संक्षेपण और पत्र लेखन। दोस्तों, व्याकरण को लेकर के तो हम लोग रटा भी लेते हैं, उपसर्ग प्रत्यय रट लेते हैं, लोकोक्ति मुहावरे रट लेते हैं, तत्सम तद्भव रट लेते हैं, वाक्य शुद्धि रट लेते हैं। परंतु ये जो मुद्दे हैं, याद रखिए, ये रटंत नहीं है और इन्हें गाइड गुरु से भी नहीं सीखा जा सकता। इनके लिए तो वाकई कोई अभ्यास से जुड़ा हुआ, जिसके पास अनुभव हो, ऐसा कोई अनुभव जनित ज्ञान गुरु की आवश्यकता पड़ेगी जो आपको छोटी छोटी चीज़ों से जोड़ सके। तो आइए बात करते हैं कि इनको लिखने के लिए आपको कहीं भी रटने की कुछ आवश्यकता नहीं। आप तो अपने भीतर की ऊर्जा को आवाज़ दें, अपने भीतर की अंतः चेतना को आवाज़ दें, अपनी प्रज्ञा को आवाज़ दें, तो आपको लगेगा कि जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं या जो बचपन से आपने जो कुछ पढ़ रखा है, उन्हीं मुद्दों पर ये चीज़ें लिखी जाती हैं। बस हम थोड़े कसमकश के या पसोपेश के शिकार रहते हैं। हमें लगता है कि कोई बताता कैसे लिखते। मेरी भी कोई आवश्यकता नहीं है इसमें, बस आपको अपने ऊपर विश्वास जगाना होगा। दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ें हैं। आइए शुरू करते हैं पल्लवन से। पल्लवन को हम लोग व्याख्या के नाम से भी जानते हैं और देखा जाए तो यही बृहदीकरण है। बृहदीकरण, बृहद कर देना। और अंग्रेजी की बात करें तो इसे ही एम्प्लीफिकेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एम्प्लीफाई करना, जैसे एम्प्लीफायर होता है, वो क्या करता है? आवाज को विस्तृत कर देता है। तो ये जो बृहदीकरण है या पल्लवन है, यह लेखन की व्यास शैली है। कौन सी शैली है? व्यास शैली। सबसे पहले तो आप एक दो बातों को समझिए कि किसी भी चीज को लिखने के लिए दो शैलियों की आवश्यकता पड़ती है, एक समास शैली, एक व्यास शैली। अगर इन दोनों शैलियों पर आपकी पकड़ है तो आप बहुत छोटी बड़ी चीज़ों को लिख पाएंगे। दोस्तों, जो समास शैली है, समास शैली में बहुत अधिक चीज़ों को कम में समेटते हैं। समास का नाम ही है, देखेंगे कि भाई राजा का पुत्र, तो दो या दो से अधिक शब्दों को हम समेट लेते हैं एक शब्द में। समास शैली अधिक बातों को कम में कहने की शैली है, जैसे संक्षेपण, जैसे सार लेखन आपने सुना होगा। लेकिन जो व्यास शैली है, भाई व्यास किसे कहते हैं? मान लीजिए कि यह वृत्त है तो शुरू से लेकर अंत तक के फैलाव को नापना व्यास है। छोटी बात को बढ़ा करके लिखना ही व्यास शैली है। पल्लवन इस व्यास शैली का ही अंग है। छोटी बात को, जैसे मान लीजिए कि कोई पंक्ति है एकता में बल है, जैसे कोई पंक्ति है
कि महत्वाकांक्षा के मोती निष्ठुरता की सीपी में पलती हैं। जैसे कोई पंक्ति है कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार कभी भी बासी फूल नहीं कर सकते। जैसे कोई पंक्ति है कि नर और नारी मरते हैं, राष्ट्र नहीं मरता। अब एक पंक्ति को आप 1-2 पैराग्राफ में या 25-30 पंक्तियों में लिख रहे हैं, तो कम बात को अधिक में लिखना, यही बृहदीकरण है। इसे ही व्याख्या कहिए, इसे ही पल्लवन कहिए, यही व्यास शैली है। दोस्तों, पल्लवन को जानने के लिए पहले 1-2 और छोटी बातों का हम लोग सहारा लेते हैं। ये जो पल्लवन है, ये वास्तव में है क्या? पल्लवन शब्द बना कैसे? आपने सुना होगा पुष्पित पल्लवित होना। तो पुष्पित पल्लवित होना, इसका मतलब क्या है? बड़ा सिंपल है। अगर ध्यान दिया जाए तो फर्ज कीजिए कि एक बीज है, बीज। अब इस बीज से अंकुर का फूटना, बीज का अंकुरण, और फिर देखते देखते धीरे धीरे ये पौधा बन जाता है। पौधे से विशाल वृक्ष बन जाता है। जड़ें इसकी गहरी हो जाती हैं, शाखाएं अत्यंत फैल जाती हैं, तना अत्यंत मोटी, डालियां विस्तृत होती हैं, घना छायादार वृक्ष बनता है, और फिर फल फूल से लद जाता है। पंथी यानी राहगीरों के लिए जो छाया दे। अरे हाँ या ना? इतना ही नहीं, यदि यह पेड़ सूख जाए तो ईंधन की लकड़ी भी दे और इमारती लकड़ी भी दे। इतना ही नहीं, कई उद्योगों के लिए कागज वगैरह जैसी फैक्ट्री या इन उद्योगों के लिए भी उपयोगी साबित हो, वस्त्र उद्योग के लिए भी साबित हो, अपनी उपयोगिता साबित करे। एक पंक्ति है, बचपन से हम लोग सुनते आए, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। याद रखिए, तब कहेंगे कि उस पेड़ का सही पल्लवन नहीं हो पाया, और हुआ भी तो वो निरर्थक है। यदि वृक्ष ने सही रूप आकार लिया है, फल फूल से लदा हो, अपनी उपादेयता से समाज को लाभान्वित कर रहा हो, और अपने मरने सूखने के बाद भी समाज के लिए उपयोगी हो, तो वास्तव में कहेंगे कि उस वृक्ष का, उस छतनार वृक्ष का वास्तविक रूप में पल्लवन हुआ, प्रसार हुआ। ऐसे ही जब पल्लवन लिखते हैं और कोई पंक्ति दी गई हो दोस्तों, तो पल्लवन करते समय यदि उस पंक्ति का आपने सही विस्तार नहीं किया, उसके भावार्थ को समझते हुए उसके प्रतीकार्थ को आपने नहीं खोला, उसकी प्रासंगिकता को आपने नहीं खोला, और उसके आयामों पर भी अगर आपने चर्चा नहीं की, तो समझिए कि आपने सही पल्लवन नहीं किया है। छोटी पंक्ति, उसकी प्रासंगिकता, उसके सामाजिक, धार्मिक, राष्ट्रीय, वैश्विक आयाम, आर्थिक आयाम पर आपने चर्चा कर दी। प्रतीकार्थ की, उसमें भाव कैसे छिपे हैं, उस पर आपने चर्चा की। तो समझिए कि आपने सही विस्तार दिया। फिर ये जो विस्तारीय पल्लवन है, इसमें पंथी के लिए छाया भी है, फल भी है, इसका विस्तृत आकार उपयोगी भी है। यानी किसी पंक्ति को उसकी समग्रता में लिखना ही पल्लवन है। तो अब एक बात और अपने जेहन में बैठा के रखिएगा,
कि पल्लवन वास्तव में निबंध लेखन की पहली सीढ़ी है। जिसको पल्लवन लिखना आ गया वो निबंध में भी सुजान होगा, निपुण होगा। क्यों? क्योंकि निबंध में भी आप देखिए प्रासंगिकता, उसके प्रतीकार्थ, उसके आयामों को खोलते हैं और पल्लवन में भी यही काम करते हैं। दोस्तों, पल्लवन लिखने के लिए कुछ खास बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा। यदि उन बातों पर आप पकड़ बना ले जाएं तो फिर आपको कोई हरा नहीं सकता। कैसे? दोस्तों, याद रखिए कि पल्लवन में शब्दार्थ और भावार्थ मात्र ये 25% ही काम करते हैं। 25% शब्दार्थ जरूरी है कि आप शब्दों को पकड़ रहे हैं, शब्दों को पकड़ रहे हैं तो भाव भी पकड़ रहे हैं, परंतु एग्जैक्टली भाव लिखना कभी भी पल्लवन नहीं, ना ही वो व्याख्या है। तो इसका अर्थ है कि जो सबसे बड़ी भूमिका है पल्लवन लिखने में या कोई मेजर पार्ट है तो वो है प्रतीकार्थ, निहितार्थ। उसमें छिपा हुआ जो संदेश है उसको आप किस रूप में लिख रहे हैं, कहाँ तक ले जा कर के लिख रहे हैं। यदि आपने उसके सामाजिक, राष्ट्रीय, वैश्विक, धार्मिक, आर्थिक इन सभी आयामों की सही सही चर्चा कर दी तो समझिए आपका पल्लवन टू द पॉइंट ही नहीं बल्कि एक्यूरेट है, भावों का संपूर्ण प्रकाशन है, उसमें छिपे हुए उद्देश्यों का भी प्रकाशन है। कैसे? अब जैसे मान लीजिए कि कोई पंक्ति दी गई हो कि नारी पुरुष से उसी अनुपात में श्रेष्ठ है जिस अनुपात में प्रकाश अंधकार से। दोस्तों, शब्दार्थ समझ में आ गया, भावार्थ भी आ गया, परंतु इससे आप पल्लवन नहीं लिख पाएंगे। नारी श्रेष्ठ है पुरुष से जिस अनुपात में प्रकाश अंधकार से। दोस्तों, खूब अच्छी तरह से हम लोग रट के भी जाएं और बातें अगर जेहन में नहीं बैठी हैं तो फिर किसी काम का नहीं। एकदम छोटी छोटी बातें पकड़िए। कई ऐसे रचनाकार रहे हैं, कई ऐसे दार्शनिक विचारक रहे जिन्होंने नारी के कई भावों को स्पष्ट करने की कोशिश की। जैसे हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद एक रचनाकार छायावाद के, उन्होंने लिखा, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। संस्कृत भी पढ़ते आए हम लोग तो जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मान लीजिए कि और भी कई विचारकों को आप पढ़ते आए, सुनते आए, साहित्यकारों को देखते आए, तो जैसे तुलसी की बात माने तो बिन घरनी घर भूत का डेरा, या फिर तुलसी कहते हैं तैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी, पुरुष नारी के बिना अनाथ है, नारी नहीं। नारी तो सनाथ है, नारी तो दूसरे के लिए नाथ है, नारी तो शरणदात्री है जो अपनी कोख से सृष्टि को जन्म दे, उसकी प्रकृति ही सृष्टि करना है और साथ ही उसका स्वभाव उस सृष्टि का संरक्षण करना है, पालन पोषण। वह तो ब्रह्मा और विष्णु के सदृश है, जन्म भी दे और पालन पोषण भी करे। तो इतनी जब बड़ी बड़ी बातों को सुन के आए तो कुछ तो मतलब होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं इन बातों का जुड़ाव होगा।
आइए छोटी छोटी बात को तोड़ते हैं और फिर समझते हैं। दोस्तों, प्रकाश, समझिए क्यों नारी को प्रकाश कहा गया होगा और पुरुष को अंधकार। अब इसका अर्थ ये नहीं कि दिल पर लेने वाला मामला है। दोस्तों, प्रकाश का अर्थ होता है मार्गदर्शक, और मार्गदर्शक का अर्थ ज्ञान। बड़े व्यवहारिक शब्दों में यदि तुलसी जैसे संतों ने कहा बिन घरनी घर भूत का डेरा, तो बात समझने लायक है कि नारी अपने आप में एक व्यवस्था है। उसकी प्रकृति न केवल सौंदर्य से भरी हुई है, बल्कि उसका स्वभाव या उसकी प्रकृति में समाज और सृष्टि की व्यवस्था है। वह समाज और सृष्टि को बचाए रखने के लिए जिन मूल्यों का, जैसे आप यदि उन मूल्यों को देखें तो लज्जा, दया, माया, ममता, मधुरिमा, त्याग, समर्पण, अपनी त्याग वृत्ति से, अपने ममत्व से, अपनी निष्ठा से, अपनी लज्जाशीलता से वह पूरे घर को, परिवार को, अपनी संतान को व्यवस्थित रूप देती है, पालती है, पोसती है। नारी के यही गुण उसे पुरुष से श्रेष्ठ बनाती है। इसलिए प्रेमचंद जैसे रचनाकारों ने नारी को समाज का सीमेंट कहा था। जरा समझिए सीमेंट का क्या अर्थ होता होगा। जो मजबूत बनाए, बुनियाद खड़ी करे और उसे लंबे समय तक टिकाए रखे, वो है सीमेंट। तो नारी अपने इन्हीं मूल्यों के कारण पुरुष से श्रेष्ठ है। वह समाज को जन्म भी देती है सृष्टि के रूप में, और उस समाज का संरक्षण भी करती है। वह घर तोड़कर भागने वालों में से नहीं है। दूसरी तरफ पुरुष स्वच्छंद होता है, वह किसी बंधन को नहीं मानता। वह लज्जा, दया, माया, ममता, त्याग जैसे बंधनों को अपने ऊपर थोपता नहीं। इसलिए पुरुष की प्रकृति स्वच्छंद है, जबकि नारी बंधन को मानती है। बंधन ही मर्यादा है, मर्यादा ही अनुशासन है। इसलिए मर्यादित नारी समाज को अनुशासित रखती है। और तब प्रेमचंद एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि यदि पुरुष में नारी के गुण आ जाएं, समझिए जो पुरुष स्वच्छंद है उसमें नारी के ये गुण आ जाएं तो पुरुष महात्मा हो जाए। किंतु यदि नारी में पुरुष के गुण आ जाएं, यदि नारी स्वच्छंद हो जाए तो वह उल्टा हो जाए। इसीलिए दोस्तों, अपनी त्याग वृत्ति के कारण नारी श्रेष्ठ है। और तब हमारे चिंतकों ने, हमारे मनीषियों ने, हमारे विचारकों ने, समाज सुधारकों ने नारी शिक्षा को महत्व दिया, नारी सशक्तिकरण को महत्व दिया, और नारी को ना तो माया माना ना त्याज्य। कई रचनाकार ऐसे रहे जो कहते हैं कि वह भी मानवी प्रतिष्ठित। पंत जी कहते हैं योनि नहीं है रे नारी, वह भी मानवी प्रतिष्ठित। आप उसे सिर्फ भोग की वस्तु नहीं मान सकते, आप नहीं तो उसे त्याग की वस्तु। प्राचीन काल में या यूँ देखें मध्यकालीन सामंती समाज में वैराग्य के वशीभूत होकर योगियों ने नारी को माया मानकर उसका त्याग किया था, परित्याग किया था। और उसी सामंती समाज ने नारी को हरम व्यवस्था या अंतःपुर या रनिवास की एक इकाई मान लिया था। यानी किसी ने भोग की वस्तु माना तो किसी ने त्याग की।
पर नारी ना तो भोग्य है और नारी ना ही तो त्याज्य है, वो दोनों नहीं है। उसे आप भोग की भी वस्तु ना माने और त्याग की, उसे सिर्फ आप नारी माने, उसे आप मानवी माने, इसी में उसकी प्रतिष्ठा है। नारी सत्ता की स्थापना आप करें या न करें, किंतु पुरुष के समान ही उसके भी अधिकार हैं, उन अधिकारों की रक्षा समाज करे, इसी से नारी का उत्थान ही नहीं पूरे समाज का उत्कर्ष संभव है। और तब देखिए कितनी बड़ी बात कही गई होगी, क्योंकि वह अत्याचारों को सहकर, दुख को सहकर भी अपनी प्रकृति से ही लज्जाशील होने के कारण बच्चों का लालन पालन करती है, पुरुष के दबदबे को, उसके धौंस को स्वीकार करती है, घरेलू हिंसा का भी शिकार होकर वह मौन रहती है, सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करती है। इसलिए द्विवेदी युग के रचनाकार लिख बैठे कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी। याद रखिए, नारी जब तक मौन है, उसके मौन होने का नाजायज फायदा गलत है। अब दोस्तों, इसे ही आप निबंध में लिखते हैं, इसे ही पल्लवन में, इसीलिए कहा कि पल्लवन कुछ और नहीं, निबंध की कड़ी है। जिससे पल्लवन लिखना अच्छी तरह से आ गया, वह निबंध भी लिख सकता है। समझा जा सकता है कि आज के बाजारवाद में भी नारी इन्हीं मूल्यों का पालन करती है, किंतु यदि आज की नारी बाजारवादी चकाचौंध में फंसकर, उपभोक्तावादी संस्कृति में फंसकर यदि इन मूल्यों को खो दे, क्योंकि आज का बाजारवाद नारी, प्रकृति और मानवता तीनों का शोषण करता है, तो यदि नारी पश्चिमी बाजारवाद से, जो बाजारवाद उसे झांसा देता है, उसे स्वच्छंद बनाने की कोशिश करता है, उसे अमर्यादित बनाने की कोशिश करता है, यानी बाजारवाद कहीं ना कहीं नारी के मूल्यों को उसे दिग्भ्रमित करके पुरुष की तरह स्वच्छंद बनाना चाहता है। तो हमारे विचारकों ने यह माना कि नारी पढ़े, नारी सुशिक्षित हो, नारी स्वरोजगार भी करे, नारी रोजगार से जुड़े, वह अपने लिए नए नए प्रतिमान बनाए, परंतु कहीं ना कहीं वह अपने नारीत्व के गुणों से भी जुड़कर रहे। इसीलिए नारी के गुणों में सबसे बड़ा गुण है लज्जा, उसका आभूषण है लज्जा। मैं रति की प्रतिकृति लज्जा हूँ, शालीनता सिखाती हूँ। नारी में लज्जा का भाव है तो वह शालीन है, शालीन है तो मर्यादित है। एक व्यक्ति यदि मर्यादित रहे तो पूरे समाज पर उसका असर पड़ता है। समाज में यदि नारी मर्यादित रहे तो याद रखिए, नारी एक व्यवहारिक जीवन में या एक घरेलू जीवन में प्राथमिक शिक्षिका का काम करती है, फिर उस घर की संतानें भी मर्यादित होंगी। तो जाहिर सी बात है, पूरे समाज को नियंत्रित करने के लिए वह प्रकाश का काम करती है। पुरुष कितना भी बिगड़ैल हो, नारी अपने मर्यादित आचरण से उसे एक न एक दिन अपने सांचे में ढाल लेती है। इसीलिए एक प्रकाश का काम ही है, जहाँ भी प्रकाश बिंदु है अंधकार को वह छिन्न भिन्न कर देता है। पुरुष के मन में अराजकतावादी, स्वच्छंदतावादी जो भी अंधकार है, नारी अपनी मर्यादा से उसे छिन्न भिन्न कर सकती है। उसके आंतरिक हृदय को, पुरुष के हृदय को अपनी ममता से, अपनी मधुरिमा से, अपने साहचर्य से प्रकाशित कर सकती है। इसीलिए समाज का सौंदर्य भी नारी है, समाज की व्यवस्था भी नारी है, पुरुष के लिए पथ प्रदर्शिका भी है। न केवल पुरुष के लिए वह जन्मदात्री है, बल्कि उसकी मार्गदर्शिका भी है, उसकी सखी भी है, उसकी सहचरी भी है। गिरे हुए पुरुष को हमेशा नारी उठाती आई है। मानो नारी भारतीय समाज में वह पावन गंगा है जो पुरुष के मैल को धो सकी है और हमेशा धोती आई है।
वह न जाने कितनी गंदगी को माफ़ करती है और उन्हें पावन करती है। पुरुष की कितनी गलतियों को, भूलों को वह माफ़ करती है। नारी टूट कर भी समाज को जोड़ना जानती है, इसलिए वह समाज का प्रकाश है। नारी प्रकाश की तरह है पुरुष से, इसीलिए वह श्रेष्ठ है, क्योंकि पुरुष स्वच्छंद है और नारी मर्यादित है। देखिए, एक छोटी सी पंक्ति पल्लवन, जब आप इन बातों को सोचेंगे समझेंगे तो आपको लगने लगेगा कि कहाँ जा रहे हैं। अब देखिए, इस पर निबंध भी बनता है, नारी और बाजारवाद। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, ये अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप बहुत सी चीज़ों को जानते हैं। दोस्तों, ऐसे ही पल्लवन की कुछ और भी पंक्तियाँ अक्सर पूछी जाती हैं। आप देखेंगे कि एक तो धर्म दर्शन से ऐसी पंक्ति होती है, आप देखेंगे एक सामाजिक आचरण साहित्य और समाज से जुड़ी हुई पंक्ति होती है। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे आप तो देखेंगे कहीं ना कहीं शिक्षा जगत से या विज्ञान व्यापार जगत से जुड़ी हुई पंक्ति होती है। निबंध में भी ऐसे ही मुद्दे होते हैं, साहित्य जगत से, सांस्कृतिक धार्मिक मुद्दे से, दार्शनिक मुद्दे से, सामाजिक विशेष करके नारी को लेकर के, या यूं कहें कि समाज में जो सांप्रदायिकता वगैरह है उसे लेकर के, आतंकवाद, भ्रष्टाचार। पल्लवन को ढंग से सीख लेने का अर्थ आपका निबंध भी बेहतर हो जाता है। जैसे आप देखेंगे कि आईएएस में भी पूछा है पिछली बार या पिछले के पिछले साल, और यही बात पीसीएस में भी, कि प्रेम और ज्ञान दोनों जीवन के आयाम हैं। एक बेहतर जीवन वही हो सकता है जो ज्ञान से भी चालित हो और प्रेम से भी चालित हो। इसका अर्थ है कि जीवन को यदि संतुलित जीना है तो संतुलित जीवन ज्ञान से भी चालित हो और प्रेम से भी परिपूर्ण हो। यानी जीवन में सिर्फ विज्ञान और ज्ञान नहीं चाहिए, जीवन में प्रेम भी चाहिए। दोस्तों, है तो ये बहुत छोटी बात, लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा है। एक अच्छा जीवन, क्या पंक्ति है? अच्छा जीवन ज्ञान से भी चालित हो और प्रेम से भी चालित हो। दोस्तों, ये जो ज्ञान है इसको आप विज्ञान से जोड़िए और विज्ञान को पश्चिमी वैज्ञानिक संस्कृति से जोड़िए, बौद्धिक संस्कृति से। और जो प्रेम है दोस्तों, इस प्रेम को आप भारतीय भावनात्मक तथा आध्यात्मिक संस्कृति से जोड़िए। अब कुछ बातों को समझिए दोस्तों। क्या वाकई ऐसा नहीं लगता कि जो आज का सतत विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसके लिए वैज्ञानिकता और भावुकता दोनों की आवश्यकता है? आज के जो सतत विकास की प्रक्रिया है उसमें हमें बौद्धिक भी होना पड़ेगा और भावुक भी होना पड़ेगा। अब यदि इसे भारतीय समाज के कंटेक्स्ट में लें तो हमारी अपनी पहचान आध्यात्मिकता रही है। भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक है और पश्चिमी संस्कृति वैज्ञानिक है। याद रखिए, भावना और बौद्धिकता को मिलाकर या आध्यात्मिकता और वैज्ञानिकता को मिलाकर
ही आज का मनुष्य संतुलित जीवन जी सकता है। हम एक तरफ विज्ञान की तरक्की चाहिए तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं प्रेम यानी भावना, मानवता भी चाहिए। आप ऐसे भी समझिए, हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन विज्ञान से करते हैं अपनी ज्ञान वृत्ति के द्वारा, किंतु यदि उसमें मानवता का पहलू हो तो जियो और जीने दो। प्राकृतिक संपदाओं का ऐसा प्रयोग हो कि वह आने वाली सृष्टि के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचे रहें। अब इसको एक दूसरा रूप देते हैं दोस्तों। जो ज्ञान है, याद रखिए, यदि ज्ञान कोरा हो, कबीर मानते थे ऐसा कि यदि ज्ञान कोरा हो तो अहंकार उत्पन्न करता है। इसीलिए अपने समाज में कहा गया कि गुरु गुड़ रह गए और चेला चीनी हो गया, क्योंकि चेला में अहंकार नहीं है, वह समर्पण के भाव से भरा हुआ है दोस्तों। और प्रेम यदि कोरा हो तो कोरा प्रेम भी अंधविश्वास उत्पन्न करता है। किसी भी समाज को ना तो कोरे प्रेम की आवश्यकता है, ना कोरे ज्ञान की आवश्यकता। खूब पढ़ा लिखा आदमी हो और वह समाज से कट गया हो, व्यक्ति ज्ञान से परिपूर्ण हो। आज का मध्यम वर्ग ज्ञान विज्ञान की राजधानी है, उसमें ज्ञान विज्ञान की कमी नहीं है। वह दुनिया के तमाम ज्ञान विज्ञान का ज्ञाता है, लेकिन क्या फायदा कि उसमें ज्ञान तो है लेकिन संवेदना नहीं, प्रेम नहीं। तो ऐसे ज्ञाता का समाज में रहने का क्या लाभ? वह अपनी कोई उपादेयता समाज के लिए स्पष्ट नहीं कर सकता। अर्थात यदि आप ज्ञानी हैं और आप में प्रेम या संवेदना नहीं है तो आप मानवता के लिए बिल्कुल निरर्थक हैं। किंतु यदि आप ज्ञानी हैं और साथ में आप में संवेदना भी है, प्रेम का अर्थ संवेदना, प्रेम का अर्थ संवेदना और ज्ञान का अर्थ जानना, यानी संवेदना से सब कुछ जानकर और फिर किया जाए तो संवेदना जन्य ज्ञान हमेशा समाज के लिए सकारात्मक होता है। आप खूब पढ़े लिखे हों, आप में थ्योरी की जानकारी है, पुस्तकीय ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान का यदि सामाजिक सदुपयोग नहीं है तो ऐसा ज्ञान निरर्थक होता है। ऐसा ज्ञान अहंकार उत्पन्न करता है और कहीं ना कहीं ऐसे ही लोग कुंठित होते हैं। खूब ज्ञान, संसार का समस्त ज्ञान विज्ञान उनमें भरा हुआ है, लेकिन समाज के लिए बेमतलब। तो जरूरी क्या है कि आप सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान को न लें, बल्कि अनुभव आधारित प्रेम को भी लें। तभी कबीर कहते थे, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ऐसा क्यों कहा? हमें पुस्तक पढ़े ज्ञानी की आवश्यकता नहीं, या सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान की आवश्यकता नहीं। कबीर फिर एक जगह कहते हैं, तोरा मोरा मनवा कैसे एक होए रे, तू कहता कागद लेखी, मैं कहता आँखें देखी। वह ज्ञान किस काम का जो सिर्फ कागद लेखी है, जिसका अनुभव से कोई लेना देना नहीं। प्रेम संवेदना पर आधारित है, प्रेम जीवन को अनुभव से जोड़ता है। अब इसका एक तीसरा आयाम समझिए। तो दूसरा आयाम ये हुआ कि ज्ञान और प्रेम दोनों मिलकर मानवीय सरोकारों को जन्म देते हैं। अब इसका एक तीसरा पहलू जरा समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, दर्शन के इरादे से, कि जितने भी ज्ञान मार्गी रहे उन सभी ज्ञान मार्गियों ने संसार को मिथ्या मान लिया। उन्होंने संसार को तो मिथ्या माना, जीवन को भी नश्वर मान लिया। तो जो जीवन को नश्वर मान ले और संसार को मिथ्या, क्या वह संसार में कोई काम धाम करेगा? कल मर जाना है तो वैराग्य ले लो। ज्ञान
जहाँ जीवन को नश्वर और संसार को मिथ्या मानकर दोनों से कट जाने की प्रवृत्ति को जन्म देता है। अर्थात कहीं ना कहीं ज्ञान संसार को मिथ्या मानते हुए पलायनवाद को जन्म देता है कि सब कुछ माया है, सब कुछ मोह है, हाय हाय करके क्या होगा। जाहिर सी बात है कि समाज में इससे कर्मशीलता को बाधा पहुंचती है, और कर्मशीलता यदि कहीं बाधित हो जाए तो व्यक्ति आकाशधर्मी हो जाता है, भाग्यवादी हो जाता है। फिर उसे लगने लगता है कि जीवन दुखवाद से भरा हुआ है, इसमें तो सब कुछ नश्वर हैं, चीज़ें मिथ्या हैं, कहाँ इच्छाओं के पीछे भागना है। परंतु प्रेम यह बताता है कि जीवन इच्छा शक्ति का नाम है, जीवन जीने का नाम है, जीवन प्रेम से जिया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि ज्ञान की प्रकृति जीवन से कटी हुई है। ज्ञान जीवन के रहस्य को समझने की कोशिश में ही खर्च हो जाता है, जबकि प्रेम बिना किसी बौद्धिकता के, बिना किसी सूक्ष्म जानकारी के सिर्फ जीवन को व्यवहारिक रूप में जीने का नाम है। अर्थात प्रेम का काम है जीवन को जीना और ज्ञान का काम है जीवन को समझना। अब जरा समझिए, कहीं ना कहीं ज्ञान अगर कोरा हो तो वह जीवन के लिए घातक है, क्योंकि जीवन को नश्वर मानता है। और प्रेम भी यदि कोरा हो तो कहीं ना कहीं ज्ञान रहित प्रेम जीवन में फिर से बाधक है, घातक है, क्योंकि एक व्यवहारिक जीवन, एक संपूर्ण ठोस जीवन वही जी सकता है जिसके पास प्रेम नाम की संवेदना हो और ज्ञान नाम का मार्गदर्शन हो। यानी ज्ञान के मार्गदर्शन से और प्रेम की संवेदना से ही एक संपूर्ण संतुलित जीवन को जिया जा सकता है। कोरा ज्ञानी भी नहीं जी सकता और कोरा प्रेमी भी नहीं जी सकता। संवेदना यानी भावना चाहिए तो उसमें बौद्धिकता की भी आवश्यकता पड़ेगी, ज्ञान की। और व्यक्ति यदि बौद्धिक है तो उसे संवेदना की। बुद्धि और प्रेम, बौद्धिकता और भावुकता दोनों मिलकर के संतुलित जीवन का निर्माण करती हैं। इसीलिए एक अच्छा और संतुलित जीवन ना केवल ज्ञान से और ना सिर्फ केवल प्रेम से, बल्कि दोनों के संतुलन से जिया जा सकता है। समझिए, इसके चार चार आयाम हैं। आप चाहे पश्चिमी संस्कृति को देखें या भारतीय, सिर्फ भारतीय संस्कृति की बात करें तो वह प्रेम और भावुकता को महत्व देती है, और सिर्फ पश्चिमी संस्कृति की बात करें तो वह सिर्फ बौद्धिकता और वैज्ञानिकता को महत्व देती है। अर्थात भारतीय पूर्वी संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति दोनों के सामंजस्य का ही नाम है प्रेम, और ज्ञान का सामंजस्य दोनों का ही नाम है बौद्धिकता भावुकता का सामंजस्य। हम आध्यात्मिक भी हैं और हम वैज्ञानिक भी हैं, तो यही आज का सतत विकास भी है। कितनी बात समझ में आई दोस्तों। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश पीसीएस की मुख्य परीक्षा में इसी प्रकार के पल्लवन पूछे जा रहे हैं। जैसे एक देखिएगा कि साहित्य मनुष्य की मनुष्यता का निर्माण करता है। अब बात वहीं शुरू होती है कि भाई आप किसी भी विषय से मुख्य परीक्षा दें, आपको हिंदी साहित्य की थोड़ी बहुत समझ जरूरी है। ये वास्तव में शुक्ल जी का डायलॉग है। आचार्य शुक्ल ने एक निबंध लिखा, कविता क्या है, और उस निबंध में उन्होंने इस बात को रखा कि कविता यानी साहित्य मनुष्य को मनुष्य की, कविता या साहित्य मनुष्य को मनुष्यता की उच्च भूमि पर ले जाती है। अब ये जो उच्च भूमि है, इसका मतलब क्या है? मनुष्य के जो मानवीय गुण हैं, मानवीय गुणों की बात करें तो प्रेम, दया, करुणा, सहानुभूति,
सौहार्दता, अहिंसा, उदारता, क्या ये वही गुण हैं जो मनुष्य को मनुष्यता की उच्च भूमि पर ले जाती हैं? तो फिर इन गुणों को विकसित करने का काम ही तो साहित्य का काम है, क्योंकि साहित्य का काम लोक मंगल है। याद रखिए, साहित्य का काम दोस्तों लोक मंगल है। और लोक मंगल दो तरह से संभव है। कैसे? एक सज्जनों की रक्षा से और दूसरा उपाय दुष्टों के संहार से। दुष्टों के गुण जाहिर सी बात है ऐसे नहीं, तो दुष्टों के अवगुणों को मार देने का अर्थ ही है कि सज्जनों के गुण यानी अच्छे गुणों की रक्षा करना। अब यदि हम देखें तो साहित्य का दो काम भी है। पहला काम निंदक नियरे राखिए, आलोचना का, और दूसरा काम मार्गदर्शन का। इसलिए साहित्य समाज का दर्पण भी है और दीपक भी है। याद रखिए, पीसीएस में, यूपी पीसीएस में ये निबंध भी है, साहित्य और समाज का संबंध। साहित्य समाज की अर्जित संपत्ति है, क्योंकि साहित्य का काम एक तरफ समाज की कमियों को दर्शाना, उन कमियों को दिखाना, आईना दिखाना, दर्पण दिखाना, और दूसरा काम उन कमियों को खत्म करने के लिए दीपक दिखाना, मार्गदर्शन। किसी दौर का साहित्य रहा हो, वह अपने समय के समाज की कमियों को भी दर्शाता है और उन कमियों को दूर करने के लिए समाधान भी प्रस्तुत करता है। इसलिए पीसीएस में देखिए व्याख्या की या पल्लवन की पंक्तियाँ इसी प्रकार की आती हैं। एक अच्छा साहित्यकार समाज की गहरी सच्चाइयों की पड़ताल करता है और उससे समाज का दिशाबोध कराता है। और एक घटिया साहित्यकार यथार्थ के आवेश में आकर अनैतिक बातों का भी बेमतलब फूहड़ चित्रण करता रहता है। इसलिए साहित्यकार को जिद में आकर यथार्थ का चित्रण नहीं करना चाहिए। प्रेमचंद को भी देखेंगे तो प्रेमचंद आरंभ में आदर्शवादी हैं। उनके आदर्श समाज के नैतिक समाधान को प्रस्तुत करते थे। हाँ, ये बात अलग है कि प्रेमचंद अंत में यथार्थवादी हुए, लेकिन उनका यथार्थवाद कहीं भी अनैतिक नहीं। तो याद रखिए, साहित्य यदि समाज के लिए दर्पण और दीपक दोनों है, तो साहित्यकार का काम दोनों रूपों में उपस्थित होना है। समाज की कमियों पर भी पड़ताल करने की आवश्यकता है उसे, और उन्हें दूर करने के लिए समाधान भी। इसीलिए वह गहरी सच्चाइयों को जानने की कोशिश करता है, समाज के मर्म को, समाज की संवेदनाओं को जानने की कोशिश करता है। और तब कहा गया, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो इसका मतलब क्या है कि साहित्य ऐसा हो जो मनुष्य के भीतर के अवगुणों को निकाले और गुणों को निखारे, अवगुणों की आलोचना करे, निंदा करे, और जहाँ कहीं गुण हो, मानवीय मूल्य हो, उनकी प्रशंसा भी करे। इसीलिए इसी प्रकार की पंक्ति पूछी जाती है, साहित्य का काम मानवीय नैतिक मूल्यों की स्थापना है। जरा समझिए, तो यह तय है कि यदि ऐसे मूल्यों की स्थापना का काम ही साहित्य करता है, तो मतलब साहित्य लोक मंगल के उद्देश्य से लिखा जाता है। साहित्य का काम समाज को नैतिक बनाना है, साहित्य का काम समाज को झकझोरना है। साहित्य हर दौर में गीता की तरह हो। गीता का काम ही है कर्म का उपदेश देना, समाज को बेमतलब कहीं किसी कल्पना लोक में ले जाकर उसे भाग्यवादी बनाना नहीं है।
बल्कि उसे कर्म का संदेश देना है। इसीलिए आज का साहित्य कहीं ना कहीं कामायनी की तरह हो, एक तुम और यह विस्तृत भूखंड, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। जड़ता में डूबे हुए मनुष्य को चैतन्य बनाने का काम ही साहित्य करता है। चैतन्य वही हो सकता है जो समाज के विषय में सोचे। तो समाज के विषय में सोचने के लिए मन चाहिए और सोच के प्रति आगे बढ़ने के लिए तन की शक्ति चाहिए। इसीलिए देखिए कैसे टॉपिक पूछे जाते हैं। किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सिर्फ शारीरिक बल नहीं बल्कि मानसिक बल, मनोबल की भी आवश्यकता है। शारीरिक बल तो माता पिता से और सृष्टि से हमें मिलता है, खान पान से, लेकिन कहीं ना कहीं मनोबल को जगाने का काम साहित्य करता है। साहित्य सिखाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मनोबल का अर्थ इच्छा शक्ति। मनुष्य कितना भी बलिष्ठ हो, शारीरिक चाहे वह कितना भी सक्षम हो, किंतु यदि उसका मनोबल गिरा हुआ है तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए जयशंकर प्रसाद एक बात कहते हैं काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर तुम उसको असफल बनाते हो यह भवधाम। व्यक्ति कर्म करेगा तो जीवन में मंगल की स्थापना होगी। यह मंगल जीवन का सौंदर्य है, लेकिन कर्म की प्रेरणा इच्छा से मिलती है। इच्छा शक्ति का अर्थ ही है मनोबल। दोस्तों, जितनी भी पंक्तियां हैं आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं साहित्य से, दर्शन से जुड़ी हुई हैं। और मैं फिर कहता हूं कि इन बातों के लिए किसी गाइड गुरु की आवश्यकता नहीं। हम और आप अपने दादाजी के पास नहीं बैठते, अपने पिताजी, बड़े पिताजी या बुजुर्गों के पास नहीं बैठते, नाना नानी, दादा दादी के पास कम बैठते हैं, इसलिए ये बातें अधूरी रह जाती हैं। आप उनको सुने तो आपको लगेगा कि ऐसी पंक्तियां तो हम लोगों को विरासत में मिली हुई हैं। हमारे सामाजिक संस्कार इन्हीं पंक्तियों से बने हुए हैं। और सच पूछिए तो हमारी जो सांस्कारिक पृष्ठभूमि है वह इन्हीं पंक्तियों के बुनियाद पर खड़ी है। तो इसका मतलब है कि ये व्यवहारिक पंक्तियां हैं, इनको हर रोज बोल करके। और एक दूसरी बात की देखेंगे कि एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति जुड़ी हुई है। साहित्य पर आए तो तन की शक्ति, मन की शक्ति। हाँ, एक ऐड आता है ना, तन की शक्ति, मन की शक्ति, बॉर्नवीटा। भाई ये बॉर्नवीटा कुछ और नहीं, कर्म फल है, या यूं कहें अपने उद्देश्य की प्राप्ति है। तो किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति, शारीरिक बल, मानसिक बल, साहित्य का काम मानसिक बल को बढ़ाना। मानसिक बल नैतिक बल है। नैतिक बल से सिर्फ व्यक्ति अपना उत्थान नहीं करता बल्कि समाज भी उत्थान करता है। अब इसी बात को समझिए। एक तरफ ज्ञान है, आज का जो पश्चिमी ज्ञान है वह नैतिकता से दूर है, और दूसरी तरफ आध्यात्म है, भारतीय आध्यात्म नैतिकता के निकट है। हम चाहे लाख तरक्की कर लें, हम चाहे वैज्ञानिक समृद्धि के शिखर पर ही क्यों ना हो, यदि हम नैतिक पतन से जुड़ गए हों तो समझिए कि समाज का पतन भी अवश्यंभावी है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए हम आर्थिक उन्नति करें, वैज्ञानिक समृद्धि से जुड़ें, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम खूब समृद्ध हों, लेकिन साथ ही चारित्रिक बल भी हमारा निखर के आए, नैतिक संबल भी हमें प्राप्त हो। क्योंकि यदि एक बार नैतिकता खत्म हो गई तो समझिए सब कुछ खत्म हो। पढ़े हैं ना बचपन में कि इफ वेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन। तो नैतिक बल को बढ़ाने का काम साहित्य करता है। दोस्तों, पल्लवन बड़ा ही सीधा सा मामला है। पंक्तियों को ठीक से समझिए। निबंध के लिए भी पल्लवन को जानना जरूरी है, क्योंकि जैसे हम पल्लवन लिखते हैं वैसे ही निबंध भी लिखते हैं।
पल्लवन में भी आप देखेंगे कि उसकी प्रासंगिकता, उसके आयामों की चर्चा की जाती है या ना। किसी भी, आज हम भारत की तरक्की की जब भी बात करते हैं तो उसमें देखिए हम चतुर्दिक तरक्की की बात करते हैं। उसमें कहीं ना कहीं एक विजन है। वो विजन सिर्फ हमारे आर्थिक या औद्योगिक विकास या कृषिगत विकास के लिए नहीं है, बल्कि हमारे नैतिक विकास के लिए भी। और तभी आप देखेंगे कि सरकारी योजनाओं में स्वच्छता अभियान पर हम ध्यान देते हैं। कहीं ना कहीं हम बात करते हैं कि भाई हम तभी कुशल होंगे जब हम कौशल से भरे होंगे। और कौशल यानी स्किल कैसा, शारीरिक भी हो, मानसिक भी हो। तो ठीक है दोस्तों, ये रहे पल्लवन के मुद्दे। ठीक इसके अगले वीडियो में हम लोग संक्षेपण और पत्र लेखन पर ध्यान देंगे। संक्षेपण भी बहुत आसान है, उसको देखते हैं अगले वीडियो में।